Hello students of class 8th. Today we are going to start our chapter number 2 of your geography part. आज हम आपकी geography का chapter number 2 start करने जा रहे हैं. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife. Land का मतलब होता है ज़मीन, soil means मिट्टी, वाटर मीन्स पानी, नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक जो भी वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं वो, एंड वाइल्ड लाइफ यानी कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो. तो इस चैप्टर में हम लैंड के बारे में, उसकी टाइप के बारे में, कैसे उसको बचा सकते हैं, सॉइल को कैसे फर्टाइल करते हैं, वाटर को कैसे कंजर्वेशन करेंगे, वाटर के क्या क्या रिसोर्सेज हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर. Land, soil, water, natural vegetation and wildlife are the main resources for all forms of life on the earth. हमारी इस अर्थ पर जितनी भी लाइफ है उन सभी के लिए जो मेन रिसोर्सेज है वो लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हैं. वी नीड टू अंडरस्टैंड द यूजेज एंड लिमिटेशंस एंड द वेरियस मेथड टू कंजर्व देम. हम इस चैप्टर में समझेंगे कि कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उनकी लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं होती हैं, और उनको कंजर्व करने के यानी उन्हें बचा कर रखने के क्या क्या मेथड्स, क्या क्या तरीके हम यूज़ कर सकते हैं. अब हम लैंड से अपना चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. लैंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ इज लैंड. इस अर्थ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है वो है आपका लैंड. इट इज़ कवरिंग नियरली 30% ऑफ द अर्थ सरफेस, आउट ऑफ विच only a small area is inhabitable. हमारी ये जो अर्थ है इसका 30% जो एरिया है वो लैंड है, इसमें से जो कि उस पूरी अर्थ का एक छोटा सा पार्ट है. नियरली 1/3 एरिया इज इनहेबिटेड एंड द रेस्ट ऑफ रीजन इज नॉट इनहेबिटेबल. और जो 30% है उसका भी कुछ सिर्फ 1/3 एरिया जो है वहाँ पर लोग रहते हैं, बाकी का जो बचा हुआ जो रीजन है, जो एरिया है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता. देयर इज एन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन हैबिटेबल लैंड एरिया ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स. कि ये जो हैबिटेबल लैंड है यानी जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो भी अनइवन है, यानी सब जगह सेम नहीं है. कहीं पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कहीं पर बिल्कुल कम है. तो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, इसको कुछ फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन है. जो ये हैं वेरिएशन इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट, कि लैंड और क्लाइमेट की जो वेरिएशंस होते हैं कि ज़मीन पर अलग अलग, कोई ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, कोई बिल्कुल प्लेन है, इस तरह से किसी कहीं का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और कहीं पर बिल्कुल मॉडरेट क्लाइमेट है तो उसके अकॉर्डिंग ही पॉपुलेशन होगी. उसके अलावा अनइवन टोपोग्राफी है, ऊबड़ खाबड़ जो होता है वो, स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन के ढलान होने की वजह से, लो लाइंग एरियाज विच आर फ्लोडेड विद वाटर एंड हैव वाटर लॉगिंग, जो निचला वाला एरिया होता है वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और फिर पानी भर जाता है वहाँ पर, तो इसलिए वहाँ पर लोग नहीं रह सकते हैं. सैंडी एंड डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी जो इलाका होगा वहाँ पर भी लोग नहीं रह सकते हैं. फर्टाइल एंड थिकी फॉरेस्टेड एरिया, और जो घने जंगल होंगे वहाँ पर भी लोग नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ पर सनलाइट वगैरह प्रॉपर नहीं आती और वहाँ पर जंगली जानवर ज़्यादा रहते हैं, तो उनकी वजह से पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं होती है. The plains and river valleys are generally suitable for cultivation of crops and therefore they are the most densely populated area of the world. जो नदियाँ होती है, नदी घाटियाँ जो होती है, जो मैदान होते हैं, जनरली वो खेती करने के लिए, फसलें उगाने के लिए बिल्कुल सूटेबल होती है, और इसीलिए ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की वो यहीं पर रहती है. On the other hand, the thick forest, deserts, high mountains and places having unfavorable climatic conditions are स्पेर्सली पॉपुलेटेड. जबकि दूसरी तरफ घने जंगल हो गए, रेगिस्तान हो गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो गए, है ना, और ऐसी जगह जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन सही नहीं है वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं. नियरली 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज ऑक्यूपाइड अबाउट 30% ऑफ लैंड एरिया. द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज आइदर नॉट हैबिटेबल और नॉट और स्पेसली पॉपुलेटेड. सिर्फ जो 90% पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन की जो 90% पॉपुलेशन है वो इस 30% लैंड एरिया पर रहती है. बाकी की जो बची हुई जो 70% ज़मीन है वो या तो यहाँ पर लोग रहते ही नहीं है या फिर बहुत ही कम रहते हैं. लैंड यूज़, लैंड का यूज़ देखो,
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड ऑन द अर्थ इज लैंड। सबसे जो इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जो इस अर्थ पे मिलता है वो लैंड है। लैंड कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्टिंग फैक्ट्रीज, हाउसेज, मेकिंग रोड्स, एयरपोर्ट्स एंड लाइंग रेलवे ट्रैक्स, माइनिंग एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। कि मोस्टली जो ज़मीन है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, जैसे खेती करने के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए, माइनिंग करने के लिए, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए, इन सभी के लिए लैंड यूज़ आती है। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज़, और इसी को हम कॉमनली क्या कहते हैं, लैंड यूज़। There are various factors that determine the use of land such as climate, soil types, टोपोग्राफी, अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो ये बताते हैं कि वो लैंड किस यूज़ में आती होगी। एक तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की सॉइल टाइप कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, यानी वो किस टाइप का इलाका है, ऊबड़ खाबड़ है, प्लेन है, रफ है, कैसा है, और वहाँ पर मिनरल्स की अवेलेबिलिटी कितनी है और वाटर कितना अवेलेबल है। इन सब ये सारे जो फैक्टर्स है वो उस लैंड का यूज़ बताते हैं। Besides these geographical factors, certain human factors such as government policies, technological development, etc., play a very important role in determining the land use pattern. इसी के साथ ही साथ इन जोग्राफिकल फैक्टर्स के साथ ही साथ कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, वहाँ पर डेवलपमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, तो ये सब जो है उस लैंड यूज़ पैटर्न को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि वहाँ की ज़मीन जो है वो किस यूज़ में आती होगी। ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप ऑफ लैंड इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। कि ज़मीन पर मालिकाना हक के रूप में इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक तो प्राइवेट लैंड और दूसरी कम्युनिटी लैंड। नाम से पता चल रहा प्राइवेट लैंड यानी किसी इंडिविजुअल की होगी और कम्युनिटी यानी ग्रुप्स की होगी। प्राइवेट लैंड क्या होती है, देखो, द लैंड owned by individuals, its uses and produce is the property of the owner। कि वो ज़मीन जो किसी इंडिविजुअल की होती है, किसी एक जने की होती है, उसके जो यूजेस होते हैं, उसमें जो भी होता है वो सब उस मालिक की प्रॉपर्टी होती है, तो वो कौन सी होती है, प्राइवेट लैंड। इसकी एग्जांपल है जैसे कि द हाउस बिल्ट ऑन योर प्लॉट ऑफ लैंड इज़ योर प्रॉपर्टी एंड इज़ प्राइवेट लैंड। जैसे कि आपका घर जिस ज़मीन पर बना हुआ है ना, वो आपकी प्रॉपर्टी है और वो क्या है, प्राइवेट लैंड। फिर आती है कम्युनिटी लैंड, द लैंड विच इज़ नॉट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल बट बाय अ कम्युनिटी। कि वो ज़मीन जो किसी एक अकेले इंसान की नहीं होती है बल्कि एक कम्युनिटी, समुदाय की होती है। दिस लैंड इज़ कॉमनली यूज फॉर रिक्रिएशन। ये ज़मीन जो है वो कॉमनली रिक्रिएशन यानी कि एंजॉय करने के लिए, पार्क्स के लिए, शॉपिंग सेंटर्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए और स्कूल वगैरह के लिए यूज़ में ली जाती है। दिस कम्युनिटी लैंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। ऐसी कम्युनिटी ज़मीन को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज कहा जाता है। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, द क्लब, कम्युनिटी सेंटर्स आर सम ऑफ द कम्युनिटी लैंड हुज बेनिफिट आर एंजॉयड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कि कम्युनिटी सेंटर है, क्लब है, जिनके जो बेनिफिट होते हैं वो बहुत सारे लोग उसको फ़ायदा उठाते हैं। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, और इसीलिए इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। चेंजेस इन लैंड यूज़। अब धीरे धीरे पहले लैंड का क्या यूज़ होता था और धीरे धीरे उसमें चेंज आता जा रहा है, और फिर वो लैंड किस यूज़ में आ रही है। सिंस ह्यूमन बींग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस दे हैव बीन यूजिंग लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस। जब से इंसान अस्तित्व में आया है तब से जो ज़मीन जो है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ में आ रही है। अर्ली मैन वॉज बेसिकली अ फूड गैदरर, बट विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर दे स्टार्टेड कटिंग ट्रीज टू क्लियर लैंड फॉर एग्रीकल्चर। पहले जो इंसान तो वह सिर्फ फूड को इकट्ठा करने वाला था, लेकिन जैसे ही खेती की शुरुआत हुई, खेती की खोज हुई, उसने खेती करना सीखा, तो उन्होंने ट्रीज़ को काट कर ज़मीन साफ करके खेती करना स्टार्ट कर दिया। विद द डिस्कवरी ऑफ मेटल दे स्टार्टेड माइनिंग, एंड इवेंचुअली विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैन हैज़ चेंज द यूज़ ऑफ लैंड टू फुलफिल द डिमांड्स एंड द नीड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। फिर जैसे जैसे मेटल की डिस्कवरी हुई तो उन्होंने माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस का, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो मैन ने उस ज़मीन के यूज़ को और चेंज कर दिया अपने डिमांड के अकॉर्डिंग, और जिससे जैसे
पॉपुलेशन बढ़ती गई, ज़रूरतें बढ़ती गई और फिर उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी लैंड का यूज़ अलग चेंज हो गया। पीपल आर नाउ यूजिंग द कल्टिवेबल लैंड फॉर इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल पर्पस। अब लोग जो है वो इस खेती वाली ज़मीन का यूज़ इंडस्ट्रीज़ के लिए और रहने के लिए करते हैं। इन अर्बन एरियाज लैंड इज़ यूज फॉर वेरियस रिक्रिएशनल पर्पसेस। सिटी वाले इलाकों में ज़मीन का जो यूज़ है वो अलग अलग रिक्रिएशनल यानी एंजॉय करने के लिए भी किया जाता है। द चेंजेस इन द लैंड यूज ऑल्सो लेड टू द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड के यूज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से ज़मीन का जो ग्रेड है, उसकी जो गुणवत्ता है वो भी धीरे धीरे गिरती जा रही है। इट हैज़ ऑल्सो लेड टू desertification, landslides, soil erosion and this has become a threat to the environment। इसकी वजह से desertification यानी रेगिस्तान हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं तो और लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, ज़मीन का कटाव होता है, मिट्टी का कटाव होता है और जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ी बाधा हो सकती है। एनवायरनमेंट चेंजेस का बहुत बड़ा वो एक नुकसान है हमारे एनवायरनमेंट का। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस इन लैंड यूज़, कि ज़मीन के यूज़ में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। एक्सपांडिंग एग्रीकल्चरल एरियाज, बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग रोड्स एंड डैम्स, building commercial areas such as markets, schools, hospitals, etc., building factories and industries, building recreational activities complexes such as park, community centers, swimming pools, sports complexes, etc. कि खेती वाला जो एरिया वो बढ़ाने की वजह से उसके लिए ट्री काट देते हैं तो लैंड का यूज़ चेंज हो जाता है। फिर रहने के लिए कॉम्प्लेक्सेस वगैरह बनाते हैं तो लैंड यूज़ में चेंजेस हो जाते हैं। रोड और डैम बनाने के लिए भी चेंजेस होते हैं। जो कमर्शियल एरिया जैसे कि मार्केट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इन सब ये सब बनाने की वजह से भी लैंड यूज़ में चेंजेस आते हैं। फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ बनाने की वजह से लैंड यूज़ में चेंजेस आते हैं। और उसके अलावा जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती है जैसे कॉम्प्लेक्सेस जैसे कि पार्क है, कम्युनिटी सेंटर्स है, स्विमिंग पूल है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इन सब की वजह से भी लैंड यूज़ में चेंज आ रहे हैं।